खानपुर नामक एक सुंदर गांव में विवेक और वनजा नामक पति पत्नी रहते थे। विवेक उसके दोस्त गौतम के साथ नूडल्स बना के उन्हें बेचता था। एक दिन दोनों मिलकर नूडल्स बना के बेच रहे थे। एग नूडल्स, चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स, आइए आइए। ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण वहाँ से जाते हुए लोग सारे उस नूडल्स की सुगंध की ओर आकर्षित होकर उसके पास जाकर नूडल्स खरीद के खाते थे। विवेक, तुम नूडल्स बहुत अच्छा बनाते हो, बार बार आने का मन करता है नूडल्स के लिए। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। आपकी तरह इस गांव में तो और कोई नूडल्स ही नहीं बना सकता। ऐसे उसकी तारीफ करते हुए सभी उस गांव में उसके पास जाकर नूडल्स खाते थे और उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस दिन दोनों दोस्त बहुत कमाते हैं और उन पैसों को खुशी से दोनों आधे में बांट के घर चले जाते हैं। कुछ दिनों से व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसे ही आगे भी चलेगा तो मैं और मेरी पत्नी खुशी से जी पाएंगे। घर जाने के बाद भी सोए बिना विवेक नूडल्स बेच के आए हुए पैसों के बारे में सोचते रहता है। उसे ऐसे सोए बिना सोच में पड़े रहना उसकी बीवी देखती है। क्या हुआ जी, आप आज नूडल्स जल्दी बेचकर घर आए और बहुत खुश भी दिख रहे हैं और अब भी कुछ सोच में पड़ गए? कुछ नहीं वनजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, मैं वो जरूर दूंगा। ऐसे वो उसकी बीवी को उस दिन जो कुछ भी हुआ बताता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों को उसे दिखाता है। मैं इनसे क्या पूछूं अभी? इस सोच में पड़ जाती है। वनजा, पूछे बिना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, हर रोज नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में से मुझे 100 रुपए दीजिए। बस इतना ही? ठीक है वनजा, तुम्हारे इच्छा के मुताबिक ही दूंगा। और ऐसे वो उसके हर रोज की कमाई से उसे 100 रुपए देता था। ऐसे ही 100 रुपए देते देते बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन नूडल्स बनाते हुए दोनों दोस्त बात करने लगते हैं। अरे यार विवेक, हम सालों से इसी गांव में नूडल्स बना के बेच रहे हैं, इसीलिए ना हम बदले ना ही हमारी जिंदगी। अगर हम शहर जाकर यही काम करेंगे तो और पैसे कमा पाएंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें शहर जाकर दुकान लगाना होगा, है ना? नहीं गौतम, गांव को छोड़कर मुझे शहर जाना पसंद नहीं है। यही हमेशा की तरह नूडल्स बनाकर बेचेंगे ना हम। अगर मुझे अकेले भी जाना है तो मेरे पास कोई बचत के पैसे नहीं है। इसके साथ जाऊंगा तो निवेश के पैसे आधे में बांटकर हम दुकान लगा सकते हैं। बस यही एक चारा है मेरे पास। मुझे कुछ भी करके इसे मनाना ही होगा, वरना जिंदगी भर इसी गांव में रह जाएंगे। विवेक यार, हम बहुत साल से इसी गांव में रह रहे हैं ना, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शहर जाकर एक बार कोशिश करना होगा? अगर लाभ नहीं हुआ तो हम वापस गांव आ जाएंगे। और मैं कभी नहीं कहूंगा कि शहर में नूडल्स का दुकान लगाएंगे। ठीक है? मंजूर है? ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो तो जाएंगे। ठीक है, हम कल ही निकलेंगे। ठीक है गौतम। और उस दिन दोनों नूडल्स बेचकर उनके घर वापस चले जाते हैं। अब जो मेरे दोस्त ने कहा कि हमें शहर जाना ही है, तो उसके लिए जरूरी पैसे भी तो लेना होगा और मेरी बीवी को भी ये बात बताना होगा। ऐसे विवेक उसके घर जाने के बाद सोए बिना उसके दोस्त की बातों के बारे में सोचते रहता है। अरे क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? वनजा, कल मैं और गौतम शहर जा रहे हैं। वही नूडल्स का व्यापार शुरू करके उसे चलाएंगे। आपको शहर जाने की क्या जरूरत है जी? यहाँ सब ठीक ही तो चल रहा है। तब विवेक उसे गौतम की बातों के बारे में कहता है। आपके दोस्त के साथ आपका शहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वनजा, पहले देखते हैं अगर शहर में दुकान लगाने से लाभ आएगा कि नहीं। अगर वहाँ ठीक से नहीं चला तो हम यही वापस आ जाएंगे ना। ये कह के सो जाता है। उसकी बीवी के मना करने के बावजूद वो अगली सुबह पैसे लेकर उसके दोस्त के साथ शहर चले जाता है। दोनों उनके पैसों के साथ शहर में एक दुकान खोलते हैं और नूडल्स बना के उन्हें बेचने लगते हैं। पहले दिन अच्छे पैसे कमाने के कारण वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें समझ आता है कि उनका सारा कमाई उनके खर्चों में चले जा रहा है। उनके निवेश के पैसे भी खत्म हो जाते हैं और इसके बाद उन दोनों को कुछ समझ नहीं आने के कारण वो दुखी बैठते हैं। यहाँ पैसे अगर बचे भी तो दुकान की किराई, सामग्री और बाकी खर्चों में सारा पैसा खत्म हो जा रहा है। अब हमारे निवेश के पैसे भी खत्म हो चुके हैं। हाँ, अब अगर हमें गांव वापस जाकर दुकान लगाना भी है तो उसके लिए भी पैसे नहीं बचे हमारे पास। हाँ विवेक, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा बात सुना होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो यहाँ से गांव वापस चले जाते हैं। ऐसे निराश होकर वो दोनों वापस गांव की ओर निकलते हैं। घर पहुंचने के बाद विवेक उसकी बीवी से नहीं बात करता है, बस चुप रहता है। उसकी बीवी उसे दुखी देख कहती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? तब वो उसकी पत्नी को जो कुछ भी हुआ बताता है। अरे आप निराश मत बैठिए,
हमेशा की तरह आप यहाँ नूडल्स बना के बेचिए, पर वो करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं बचे। निवेश के सारे पैसे तो शहर में ही खर्च हो गए और अब हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम क्या करें। ये कहते हुए दुखी होता है। आपको ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है जी। आप हर रोज मुझे 100 रुपए देते थे ना, उन्हें मैं सालों तक बचाते आई हूँ। उन पैसों से आप और आपके दोस्त फिर से इस गांव में नूडल्स का दुकान लगा के काम कीजिए। ये कह के उन पैसों को लाकर उसके पति को देती है। उन पैसों से विवेक और उसका दोस्त गौतम गांव में फिर से नूडल्स का दुकान लगाकर हमेशा की तरह नूडल्स बना के बेचने लगते हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है और नूडल्स बेच के आए हुए पैसों में एक भाग को भविष्य के खर्चों के लिए बचाते हैं और वो दोनों उनके बीवियों के साथ खुशी से जीते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में नीतीश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। वो उस गांव में नया आने के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन सा काम करे। हमें इस गांव आकर बहुत दिन हो गए, लेकिन हमने अब तक कोई व्यापार नहीं शुरू किया। मैंने सोचा कि इस गांव में जो व्यापार पहले से नहीं है वो ही शुरू करेंगे, लेकिन इस गांव में तो सारे तरह के व्यापार पहले से ही हैं। इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया। ऐसे कह रहा था जब कीर्तना घर पे उसके बनाए हुए तंदूरी चिकन लाके पति को परोसती है। आहा, ये तंदूरी चिकन बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरे बचपन में जब दादी ने बनाया था तब खाया था मैंने बस। अब इतने साल बाद वापस तुम्हारे हाथों का खाया हूँ। बीच में इतना स्वादिष्ट चिकन मैंने कभी नहीं खाया। हमारे ही घर में खा रहा हूँ। आज तक तुमने कभी तंदूरी चिकन क्यों नहीं बनाया? मैंने भी बचपन में दादी को बनाते हुए देख के सीखा है। आज दिन पूरा खाली रहने के कारण मैंने सोचा कि एक बार बनाने की कोशिश करूं और मैंने बनाया। पहली बार होने पर भी बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। इस गांव में तंदूरी चिकन का दुकान तो नहीं है ना? क्यों ना हम वो शुरू करें? तुम बनाओ और मैं बेचूंगा। हाँ जी। अगले ही दिन पति पत्नी दोनों तंदूरी चिकन बनाने के लिए जरूरी सामग्री तैयार रखते हैं और एक नया व्यापार शुरू करते हैं। और फिर उसे जला के तंदूरी चिकन बनाती है। तंदूरी चिकन, गरम गरम तंदूरी चिकन, आइए आइए। रास्ते में जाते हुए लोग तंदूरी चिकन की सुगंध को आकर्षित होकर उस दुकान को जाते हैं। नीतीश तब सबको गर्मा गर्म ताजा तंदूरी चिकन परोसता है। आहा, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा तैयार किया है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। इस समय में भी इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना रहा है आजकल? ये सब पड़ोसी दुकानदार राघव सुनता है। इनको देख के तो लग रहा है कि गांव को नए आके तंदूरी चिकन बेच रहे हैं। नया दुकान होने के बावजूद बहुत लोग आके खा के इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं। लगता है कि इनका व्यापार जरूर आगे बढ़ेगा। घर पे मेरा भाई वैसे भी खाली पड़ा है। उससे ये बात बोल के मेरी बुद्धि का उपयोग करके मेरे भाई को भी इनके साथ व्यापार में साथी बनवाऊंगा, तब वो भी खुश रहेगा। ऐसे सोचकर तुरंत घर जाता है। भाई भाई। जी भैया, आ रहा हूँ। रघु, मेरा बात सुनोगे? हाँ भैया, हमारे बगल में ही एक नया तंदूरी का व्यापार शुरू किया है किसी ने। उन्हें देख के लग तो रहा है कि आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनाऊंगा। अगर वो लोग मुझे साथी नहीं बनाएंगे तो मैं हूँ ना, तुम कुछ मत सोचो। ऐसे कह के अपने भाई को उनके पास लेके जाता है। आप क्या इस गाँव में नए आए हो जी? जी हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं जी, मेरे भाई ने आपके आने से पहले ही सोचा था कि वो एक तंदूरी व्यापार शुरू करेगा। इतने में आप लोग आके शुरू कर दिए। अरे रे, तो फिर अब आप इस गांव में नए आए हो ना? मेरा भाई तो बरसों से रह रहा है। इस गांव में क्या कहाँ मिलता है सब मेरे भाई को पता है। इसीलिए आप तीनों मिलके व्यापार करो। आए हुए लाभ को समान हिस्से में बांटो। तब मेरे भाई को भी मुकाबला के लिए एक और दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस गाँव में नए आए हैं। अगर इस आदमी के भाई ने हमारे ही सामने मुकाबला करने के लिए नया दुकान लगाया तो सारे लोग उसके जान पहचान होने के कारण उसी के दुकान चले जाएंगे। पर अगर मैं उस आदमी को मेरे ही व्यापार में साथी बनाऊंगा तो कोई परेशानी नहीं होगी और व्यापार में भी लाभ आएगा। हाँ हाँ, आपने सही कहा। हम तीनों मिलकर यह व्यापार करेंगे। रघु, अब उनके साथ अच्छे से व्यापार करना, ठीक है? ऐसे कह के वहाँ से चले जाता है। तब से कीर्तना तंदूरी चिकन बनाती थी। रघु आए हुए ग्राहक को वो पहुंचाता था और नीतीश उन सब से पैसे लेता था। ऐसे उनका व्यापार थोड़े ही दिनों में लाभ आके बढ़ जाता है और उस गांव में कीर्तना के हाथों का तंदूरी चिकन बहुत प्रसिद्ध होता है। हमेशा की तरह नीतीश पैसे बांट रहा था
और रघु को उसके पैसे मिले थे। अगर मैं ये व्यापार अकेले करता हूँ तो मुझे और पैसे मिलते। मुझे वैसे भी पता है कि वो तंदूरी चिकन कैसे बनाती है, तो मैं भी उसे अब बना सकता हूँ। मुझे इस गांव के सारे लोग पता है, तो पक्का सभी मेरे ही दुकान को आएंगे। रघु, पैसों को जेब के अंदर डाले बिना क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कल से मैं तुम लोगों के साथ व्यापार करने नहीं आऊंगा। मैं खुद से व्यापार शुरू करूंगा। हम तीनों अच्छे से ही तो व्यापार कर रहे हैं। क्या हुआ तुम्हें? अचानक क्यों खुद से व्यापार शुरू करना चाहते हो? मुझे तुम लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे जो पसंद मैं वही करूंगा। ये कह के वहाँ से चले जाता है। जिस बात का मुझे डर था अब वही हुआ। इसी डर के कारण तो मैंने इस आदमी को अपने व्यापार में साथी बनाया था। वैसे ये अकेले कैसे सारे काम कर पाएगा? हाँ, देखेंगे क्या होगा। तुरंत ही रघु उनके दुकान के सामने उसके नए तंदूरी व्यापार को शुरू करता है। सहायता के लिए और लोगों को काम पे लगाऊंगा तो उन्हें पैसे देने पड़ जाएंगे। सारा काम अगर मैं ही करूंगा तो सारा लाभ भी मेरा ही होगा। ऐसे तंदूरी भी वही बनाता था, लोगों को वो ही पहुंचाता था और पैसे भी वही लेता था। लेकिन कीर्तना जितना स्वादिष्ट तंदूरी नहीं बना पाया और इसी कारण जो भी ग्राहक उसके दुकान आते थे वो वापस नहीं आते थे। ऐसे व्यापार शुरू करने के थोड़े ही दिनों में नुकसान हो जाना रघु को बहुत दुखी कर देता है। रघु, ऐसे ना हो इसीलिए तो मैंने तुम्हें उनके व्यापार में साथी बनवाया। तुमने ऐसे क्यों किया? भैया, मैंने सोचा कि अकेले व्यापार करने से ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने ऐसे किया। पर अब तो मेरा नुकसान ही हो गया। कम से कम अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, तो वो अच्छा है। जाओ, जाके उनसे माफी मांगो और हमेशा की तरह उनके साथ ध्यान से काम करना शुरू करो। जी भैया। ये फैसला करके रघु और राघव दोनों मिलकर नीतीश के पास जाते हैं। मैंने पैसों की लालच में ये भूलकर खुद का दुकान शुरू करने चला गया कि आपने मुझे आपके व्यापार में समान हिस्सा दिया। मुझे माफ कीजिए। ठीक है, तुमने अपनी गलती मान लिया है ना, मैं तुम्हें हमारे व्यापार में वापस ले लूंगा। आइंदा कभी ये वहम में नहीं रहना कि सारे काम तुम खुद कर सकोगे। जी हाँ, आप सच में बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे भाई की गलतियों को आपने माफ किया और वापस व्यापार में साथी बनाया। तब से कीर्तना तंदूरी चिकन बनाती थी। रघु और नीतीश बाकी के सारे काम करते थे। चिकन के व्यंजन में अलग प्रकार बना के बेचने पर जो पैसे उन्हें मिलते थे उनसे वो उनका जीवन खुशी से बिताते हैं। एक लंबे समय पहले एक गांव में रत्नदीप और रानी नामक पति पत्नी रहते थे। रत्नदीप खुद के होटल में डोसा तैयार करके बेचता था। वो डोसा बनाता था और उसकी पत्नी सबको वो परोस के उनसे पैसे लेती थी। रत्नदीप सिर्फ स्वादिष्ट डोसा ही नहीं बनाता था, बल्कि उन्हें बहुत ही कम दाम पे बेचता था। इस कारण गांव के सारे लोग उसी के पास आके डोसा खरीद के खाते थे। वो एक अच्छा इंसान था और सबकी मदद करता था, लेकिन उसकी पत्नी लालची थी। उस गांव में उसके हाथ का अंडा डोसा बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उसकी ही तरह और कोई अंडा डोसा नहीं बना पाता था। इतना ही नहीं, उस डोसा को कम दाम पे बेचने पर सभी वही आते थे। उसकी पत्नी को डोसा को कम दाम पे बेचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इतना ही नहीं, गांव में कोई भी उसके पति की तरह डोसा नहीं बना पाएगा, इस बात का उसे बहुत गर्व था। एक दिन जब रत्नदीप डोसा बना रहा था, उसे कुछ दूरी में एक बूढ़ा आदमी बैठे हुए और कामते हुए दिखाई देता है। अरे रे, दिखने में बहुत बूढ़ा है, पता नहीं कि उन्होंने कुछ खाया भी। ऐसे सोचकर उनके पास जाता है। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, चलने की ताकत नहीं होने के कारण यहाँ थोड़ी देर रुक के जाने के लिए बैठा हूँ। आपको देख के लग रहा है कि आपने शायद कुछ नहीं खाया। मेरे साथ आइए, बगल में ही मेरा होटल है, कुछ खा के जाइए। मगर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, होटल मेरा ही है, आप बस मेरे साथ आओ। ऐसे कहके उस बूढ़े आदमी को उसके साथ अपने होटल लेके बिठाता है। वो गरम गरम डोसा बना के उसकी पत्नी को उनको परोसने के लिए कहता है। उसकी पत्नी को वो करना अच्छा नहीं लगने के बावजूद उस बूढ़े आदमी को डोसा परोसती है। भूखा रहने के कारण वो बूढ़ा आदमी डोसा को जल्दी जल्दी खा लेता है। उस आदमी को ऐसे खाते हुए देख रत्नदीप उसके लिए पानी लेके आता है। मेरे भूखे पेट को तुमने भरा है, इसके बदले में मैं मेरे पास की छोटा सा तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। आपको कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, मेरी खुशी के लिए तो स्वीकार करो बेटा। ऐसे बोल के वो बूढ़ा आदमी उनको डोसा बनाने के लिए एक तवा देके वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी उसके पास आकर कहती है, क्यों जी, पहले तो आप सबको कम दाम में डोसा बेच रहे हैं और ऊपर से आप रास्ते में जाते हुए अनजान लोगों को बुला के उन्हें मुफ्त में खिला के भेज रहे हो।
इससे क्या कोई लाभ है? ऐसे डोसा बनाने से हमारे पास कुछ नहीं बच रहा। अब हमारा इतना कठिन स्थिति भी नहीं है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है ना। जितना है उतने में दूसरों का सहायता करते हुए खुश रहना चाहिए। अपने पति की बातें सुनकर रानी गुस्से में वहां से चली जाती है। जितनी भी बार कहूँ इनसे, ये नहीं बदलेंगे, सबकी सहायता करते ही रहते हैं। अगर मैं उनको बताए बिना डोसा का दाम बढ़ाऊंगी तभी हमारे पास कुछ तो पैसे बचेंगे। ऐसे फैसला करके अपने पति को बताए बिना दाम बढ़ाती है। आम डोसा 15 रुपए का और अंडा डोसा 25 रुपए का। ऐसे होटल को आए हुए लोगों को बोलती है, आपके होटल में स्वादिष्ट खाना बनने के अलावा कम दाम पर मिलने के कारण ही हम सब आपके पास आते हैं, मगर अब आप ऐसे दाम अचानक बढ़ाते हैं तो कैसे होगा? अरे आपको डोसा चाहिए तो खाइए, वरना नहीं। मेरे पति की तरह अगर कोई और इस गांव में स्वादिष्ट डोसा बनाता है तो उसी के पास जाके डोसा खाओ। ऐसे कठिन तरीके से कहती है। दाम बढ़ाने के बावजूद खाने के लिए सभी उसी होटल को आते हैं। कुछ दिन बाद पैसे बचते हैं और ये देख रानी बहुत खुश होती है। मेरे दाम बढ़ाने के बावजूद अगर लोग इसी होटल में खा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं दाम और थोड़ा बढ़ा सकती हूँ। आज से अंडा डोसा 50 रुपए और आम डोसा 25 रुपए का है। ऐसे होटल को आए हुए सबको बोलती है, अरे आपके होटल के डोसा चाहे कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, ऐसे दाम बढ़ाते जाओगे तो लोग कैसे खरीद पाएंगे? अरे आपको अगर चाहिए तो इधर आके खाइए, वरना चले जाइए। ऐसे अभिमानी स्वभाव से कहने के कारण वो आदमी उसके सामने से ही दूसरे होटल को चला जाता है। उसको देख बाकी लोग भी चले जाते हैं। तब से सब उनके होटल को आना ही बंद कर देते हैं। रानी, क्या हुआ? कुछ दिनों से कोई भी होटल को नहीं आ रहा। हमारे जैसे और दूसरा कोई भी डोसा नहीं बना सकेगा, इसीलिए कभी ना कभी उन सबको लौट के आना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी की लालच के बारे में तो मुझे पता ही है। या तो उसने होटल को आए हुए लोगों को कुछ कहा होगा, या फिर क्या मुझे बताए बिना उसने दाम बढ़ा दिया होगा। ऐसे सोच के कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। ऐसे बहुत दिन बीतने के बाद सभी उसके होटल के बजाय उसके सामने के होटल को जाते हैं। मेरे लालची स्वभाव की वजह से ही मैंने दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और अभी सारे लोग हमारे होटल के बजाय सामने वाले होटल को जा रहे हैं। ऐसे सोचकर दुखी होती है। उसको ऐसे दुखी देख उसका पति उसके पास आकर पूछता है, कम से कम अब तो सच बोलो, लोग हमारे होटल क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे पूछने पर रानी अपने पति को सब सच बता देती है। देखा तुमने, तुम्हारी लालच की वजह से हमें क्या भुगतना पड़ रहा है। कम से कम तुम्हारा स्वभाव अब बदलो और हमेशा की तरह वही दाम लगाओ, तभी हमारे पास सारे ग्राहक आ जाएंगे। आइंदा मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। अब सब आप ही की मर्जी। रत्नदीप अगले दिन से उसी दाम पे डोसा बना के बेचने लगता है। आम डोसा सिर्फ 10 रुपए का और अंडा डोसा सिर्फ 15 रुपए का। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उसके सारे ग्राहक सामने के होटल से उसके होटल वापस आ जाते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में वापस होटल भीड़ित रहने के कारण डोसा बनाने में देर लगता है। इसीलिए रत्नदीप फैसला करता है कि एक और तवा खरीदने की आवश्यकता है। अरे हाँ, उस बूढ़े आदमी का दिया हुआ तवा तो है ही। ऐसे सोच के अंदर जाके उस तवे को बाहर लेके आता है। उसमें एक डोसा बनाते ही वो एक डोसा बहुत सारा डोसा बन जाता है और ये देख वो आश्चर्यचकित रह जाता है। हाँ, ये क्या माया है? रानी, रानी, एक बार इधर आओ। हाँ जी, क्या हुआ? ये देखो तो सही। ऐसे उसके भी सामने उस तवे पे डोसा बनाता है और तुरंत वो कई डोसा बन जाना देख वो भी दंग रह जाती है। ये कौन सा जादू है जी? एक डोसा कई डोसा में बदल रही है। तुम्हें वो बूढ़ा आदमी याद है? उसी का दिया हुआ तवा है ये। और तुमने उस दिन उनको डोसा मुफ्त में देने के कारण गुस्सा किया था। ये सब आपकी सहायता करने की वजह से ही मुमकिन हुआ है जी। ऐसे उस दिन से अंडा डोसा को कम दाम पे बेच के बचे हुए डोसा को गरीब लोगों को मुफ्त में दे के पति पत्नी दोनों खुशी से